नमस्कार, 24 HP लाइव न्यूज़ में आपका सबका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकुश चौधरी और आज हम 24 HP लाइव न्यूज़ लाइव हुआ है जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र कंगैंड से, जहां पे आपको बता दें कि यहां पे गौशाला का निर्माण किया गया है हाल ही में, जिसका उद्घाटन श्री माननीय वीरेंद्र जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पशुपालन व कृषि मंत्री हैं। आप देख सकते हैं जयसिंहपुर विधानसभा के विधायक उनका स्वागत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पालनपुर समाचार के माध्यम से। को दूर करता हूँ और दो घोष मेरी तरफ से, एक माँ भारती का और एक हम सब यहाँ पर आने। लेकिन मेरी जो शर्त हमेशा रहती है कि जवाब उत्तर आपका जो है वो उनकी बुलंद आवाज से आए कि आपका जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो पारित होके माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मंजूर है मेरी शर्त? हाँ जी, बोला। भारत माता की जय, गौ माता की जय। अब ये निर्णय माननीय मंत्री महोदय को करना है कि धन्यवाद एक मत ध्वनि से पारित होकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने। आज के इस पावन और पुनीत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय पंचायती राज, जिनके पास कृषि विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन, ऐसे हमारी दैनिक जिंदगी में जितने भी मंत्रालय काम करते हैं उनके मंत्री, सच कहूं तो मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, इनके साथ ही इनके दाईं तरफ बैठे हुए जिनका विशेष सहयोग मुझे मिला है, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई माननीय श्री अशोक शर्मा जी, और हम सब जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं और हम सब में से जवान भी हैं, और इस गौ सदन को चलाने में जिनकी भूमिका रही है ऐसे हम सबके आदर्श सूबेदार उत्तम जी। एक बार मैं चाहूंगा कि उत्तम जी अपने स्थान पे खड़े होकर आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत भी और धन्यवाद भी करें। विभाग से हमारे बीच में डॉक्टर रवि प्रकाश जी, आप जॉइंट डायरेक्टर, डॉक्टर संजीव धीमान जी, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनका विशेष यहाँ पर प्रसार पराक्रम रहा है, ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर माननीय डॉक्टर संदीप मिश्रा जी, इस स्थानीय सब डिवीजन के एसडीएम राजिता चंदेल जी, डीएफओ नितिन पाटिल, पार्टी में मेरे साथ हैं जिनका संबोधन आपने सुना, मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री राम शर्मा जी, लंबागांव बीडीसी के अध्यक्ष माननीय श्री कुलवंत सिंह राणा जी, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य मेरे प्रिय भाई विनोद शर्मा जी, जिला परिषद सदस्य प्रिय भाई संजीव ठाकुर जी,
पूर्व में अध्यक्ष और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष मेरे प्रिय भाई महेंद्र गढ़वाल जी, शायद कुछ नाम छूटे भी हो, सिकंदर जी हमारे बीच में हैं जो ऑफिशिएटिंग वीडियो हैं, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी पंचायती राज से आए हुए मेरे बंधु व भगिनी, प्रेस और मीडिया, सोशल मीडिया से यहाँ पर उपस्थित सारे मेरे नौजवान साथियों, आज का दिन सच कहूं तो एक मेरे सपने का को मूर्त रूप आज मिला है। मन से मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का, जिनके आशीर्वाद मुझ पर रहा। विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूंगा माननीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी का, जिनकी शुभकामनाओं से ये काम हो पाया है। और धन्यवाद पुनः अपना प्रेषित करना चाहूंगा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष माननीय अशोक जी का। और अपनी संक्षिप्त सी बात रखने से पहले आप सबसे एक बात के लिए माफी भी मुझे मांगनी है। जब सुबह हम आए तो क्योंकि पशुओं का आश्रय है, रात को यहां बैठे होंगे, गोमूत्र की सुगंधी मैं तो बोलूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग दुर्गंध भी बोले, मैं तो सुगंधी बोलूंगा। आपको उससे दो चार होना पड़ रहा होगा। जिनके घर में पशु हैं वो तो समझते होंगे, कुछ नई बहनें जो नई पीढ़ी की है उनसे इस बात के लिए माफी मांगूंगा। और सच कहूं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जड़ों को छोड़ने का प्रयास किया। अक्सर सुनने को मिलता था कि जब भी कभी जाते थे कहते थे आवारा पशुओं का प्रकोप, और जो एक गाली हम उस सनातन के नाम पे गौ माता को देते थे, आवारा शब्द करके जो संबोधित करते, तो कहीं न कहीं मेरे दिल में उसका जीवन हुआ। किसने इसको बेसहारा किया, क्यों हमारा तखल्लुस हम सब ने दिया। मैं चाहता हूं कि जहां धन्यवाद करने के लिए आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो कम से कम हमारे सबके मनों में, हमारे दिलों में ये प्रश्न पहुंचना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन, और कितने पाखंडी और दुर्दांत हो जाते होंगे हम कि सरकार की एक कवायद थी कि कोई भी पशु ऐसा नहीं रहेगा प्रदेश के अंदर जिसके कान में टैग ना हो, उस पशु की पहचान ना हो। लेकिन कभी अपने सनातन मन से पूछना कि वो कौन लोग हैं जहां टैग लगा होता है, उस टैग को ही काट देने का काम हम करते रहे। कितना दुखदाई हम सबके लिए होता होगा। हिंदू है, सनातनी है, अंतिम वक्त में जरूर कहते हैं कि जाओ एक गाय लेके आओ, उसकी पूंछ हमारे हाथ में पकड़ा दो, समस्त पापों का उद्धार हो जाएगा और बेदर्दी पार कर जाएंगे। लेकिन जब गाय का पोषण करना होता है तो विदेशी कुत्ता पाल लेते हैं, उसको तरह तरह के भोग हम खिलाते हैं, लेकिन गौ माता के नाम पे हमारा दिल कभी कोशिश नहीं। एक सपना मेरा पूरा हुआ है। मैं पुनः सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और शुभकामनाएं निसंदेह माननीय मंत्री जी की रही है। और जब यहां आ रहा था तो बैठे बैठे गूगल पे सर्च मार रहा था कि आपसे मैं विषय रखूं तो क्या क्या पढ़ने को मिला कि बच्चे को मां के दूध में जो पोषक तत्व मिलते थे जो जरूरी है बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, पालन पोषण के लिए, उस समस्त पोषक तत्व हमारी गाय के दूध में उपलब्ध है। अब हम ये बात सोच सकते हैं क्योंकि कुछ साइंस एनिमल हस्बेंड्री से कुछ हमारे साइंटिस्ट भी लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं
आप कह सकते हैं कि जब हम साइंस के रूप में इन सारे चीजों की विवेचना करेंगे तो तरह तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। आप साइंटिस्ट हैं, लेकिन जिसने इनको माता का दर्जा दिया है वो हमारे ऋषि मुनि थे। और जिस कालखंड को हम सतयुग कहते हैं, जिसको गौ माता का नाम दिया है, तो ये उनकी रिसर्च नहीं होगी, उनकी सर्च होगी कि मानव जाति के लिए कितना बड़ा उपकार पशु के रूप में हमारी गौ माता जब तक उसमें जनता की भागीदारी ना हो। सरकार का काम था एक गौ अभयारण्य आश्रय बनाकर देना। संचालन के लिए एक नीति के अंतर्गत प्रति पशु यहां पर जो राशि मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन इस अभियान में, इस वेंचर में नहीं होगी, मुझे संदेह है कि इसमें हम कितना कामयाब हो पाएंगे। तो आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक पार्टी का कार्यक्रम था, पंच से परमेश्वर तक के लोगों का हमें आह्वान भी करना था, उनका सत्कार भी करना था, उनका धन्यवाद भी करना था। तब मैंने ये स्थान चुना कि सभी जनता के प्रतिनिधियों को यहां पर आने का न्योता दूं और एक अपनी तरह का अनूठा एक प्रयास गौवंश को आश्रय देने का हुआ है। उसमें आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने गांव में इस बात को कैसे लेके जा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ये हमारा जो एक वेंचर है ये कामयाब हो। माननीय मंत्री जी, अब क्योंकि 2.5-3 महीने के बाद हम लोग सब चुनाव में होंगे, कुछ मन के उद्गार आपके सामने रख देना चाहता हूं। आप पुनः जयराम ठाकुर जी की सरकार में मंत्री होंगे। ये बात तो मैं इस पावन स्थान पर बोल रहा हूं और मेरा भविष्य जो मेरे सामने बैठे हैं ये इनके हाथों में है। लेकिन इस स्थान में हम कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना से आपसे गुजारिश करते हैं कि अब जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि 442 पशुओं के लिए हमने आश्रय पहले चरण में दिया है। लगभग 250 से 300 पशु और हैं जिनको इस स्थान पर हमें लेकर आना है। तो इसके आसपास कोई भी हमारे पास पशु औषधालय नहीं है। तो इस इलाके में, इस पंचायत में एक पशु औषधालय देना, मैं ये नहीं करूंगा आपकी मजबूरी है, लेकिन मेरा निवेदन होगा एक पशु औषधालय का आप घोषणा और एक, जैसे मैं बैठे बैठे आपसे बात कर रहा था, मेरी विधानसभा एक अंतर आकर एक विधानसभा ऐसी है जहां पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत ज्यादा साधन हमारे पास नहीं है। लेकिन इतने बड़े इस एरिया को देखकर और पिछले कल जब मैं यहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए आया कि आपके आने के बाद कि आपके आने पे कोई त्रुटि हमें ऐसी नजर न आनी चाहिए, तो बैठे बैठे मेरे मन में एक सवाल तो मैंने अपने इंजीनियर किए हुए जो लोग यहाँ पे हैं जिनके बदौलत ये सारा कुछ स्ट्रक्चर बना, मैंने देखा कि हमारे 3 शेड बने हैं। थोड़ा सा पैसा और डालकर, अगर एक छत डालकर ऊपर हम इसको इंटीग्रेट करके अपनी पोल्ट्री फार्मिंग के साथ, तो मेरे यहाँ के स्थानीय 8 से 10 लोग उनको स्वरोजगार मिल सकता था। आप ही की और हमारी ही सरकार की स्वावलंबन से संबंधित इतनी बड़ी योजना है। 35-30 से 35% राशि भुगतान के रूप में हम देते हैं, तो नौजवान साथियों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और क्योंकि मत्स्य पालन भी आपके पास है और मेरा ये इलाका, मेरी ये विधानसभा गांव बुलंदर से होकर हारसी मोलक तक लगभग 30 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जो केवल व्यास नदी के किनारे पे है।
और खासकर मैं ये कहूं तो ये गंगैन का जो क्षेत्र है, इसमें हम 2-3 यूनिट मत्स्य पालन के भी लगा सकते हैं। और क्योंकि विभाग आपके पास है तो मैं चाहूंगा कि आज ही आप इसके बारे में भी कुछ अपना निर्णय हम सबको सुनाकर जाए। आपका आशीर्वाद विधानसभा से बाहर और विधानसभा के अंदर भी मुझे हमेशा मिलता रहा है। आपका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिला है। मैं मन की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। आपका 1 बजे का कार्यक्रम वैजनाथ में है। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन आपके मूल्यवान समय की कदर करते हुए मैं एक तारुफ, एक पहचान कराना आपकी भूल गया। आप ही के साथ जो मेरे छोटे भाई जो डॉक्टर नरेंद्र धीमान, जो निदेशक पद पे एग्रीकल्चर में कार्यरत थे और 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं। छोटे भाई हैं, लेकिन इनका भी मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूं। इस पर आपका भी बहुत आशीर्वाद रहा हो। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं माननीय अशोक जी से जरूर अनुरोध करूंगा कि मैंने जो 10 मिनट कम समय दिया है वो मैंने आपके खाते में डाल दिया है, बैंकर होने के नाते। आप कृपा करके विषय रखें और पुनः इस आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी का वेंचर नहीं है, करने वाले हम हैं। ये हम सबका ये कार्य बनता है आज के दिन कि इसकी ये वेंचर हमारा सफल हो और सफल होके माननीय मंत्री जी पूरे विधानसभा में जब जाते हैं तो ये उदाहरण दे कि आपको कहीं कोई एक अच्छा कार्यालय गौ आश्रय के लिए बना हुआ दिखता है तो मेरे यहाँ पे भेजने का प्रयास करें। एक और बात, क्योंकि गौवंश का सीधा सीधा नाता वो लीलाधर भगवान श्री कृष्ण के साथ है। भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए हमारी मन में एक सपना हमने पाल रखा है। ये मेरा सपना नहीं है। जिस सच के लिए आपने तालियां बजाई थी सरदार उत्तम जी का है, उसमें भी आपका यथा योग्य जो अंशदान हो सकेगा आप कीजिएगा। इतनी ही बात रखते हुए पुनः आप इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, खासकर सभी पंचायत के पदाधिकारी, अपनी ओर से और आपकी ओर से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए एक नारा भारत मां का फिर से और उसी बुलंद आवाज में आप जवाब देंगे, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा श्री अशोक शर्मा जी से, माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग, कि वो मंच पर आए और इस सभा को संबोधित करें। एक बार गौ माता का जोर से नारा लगाएंगे, गौ माता की जय। आज बहुत खुशी का दिन है कि गौ माता के चरणों में हमें सब लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में जो आज बैठे हैं, माननीय मंत्री जी, इनके पास 6 मंत्रालय हैं, लेकिन 6 मंत्रालय होने के बाद भी सबसे ज्यादा चिंता गौओं की है। ये बहुत खुशी की बात है, इससे ज्यादा खुशी हमें नहीं। और हमारे और आपके जो विधायक हैं यहाँ पे, मैं तो कहता हूं कि ऐसे विधायक जी को ऐसी रस्सी डाल के रखना कि कभी जिंदगी भर छोड़ना नहीं। रोज फोन करते थे, अशोक जी पैसे नहीं आए, मंत्री जी को बोलो पैसे नहीं आए, तो अब पैसे भी मिल गए और गौशाला भी बन गई। तो ऐसे विधायक जी को कभी छोड़ना नहीं, अब जिंदगी भर पकड़ के रखना इनको, ताकि ये गौशाला और तरक्की करे। मंदिर के लिए इन्होंने बोला है। हमारे बीच में हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर, एडी, हमारे बाकी ऑफिसर साहिबान, बाकी सब गौ माता के जो सेवक आप बैठे हैं, मेरी तरफ से सबको प्रणाम है, वंदन है।
ये जो बार बार दिमान जी बोल रहे थे कि यहाँ पे गौ माता के जो गौमूत्र जिसका घर में पोछा लगा रहे हैं हम आजकल, जो गोनाइल बन रहा है उसका पोछा लगा रहे हैं। कई बार हम शुद्ध गौमूत्र भी ले जाते हैं गौ माता, बोलते हैं घर में अगर कोई बहुत ज्यादा खटापटी हो रही हो तो कई पंडित जी भी बता देते हैं कि गौमूत्र का पोछा लगाओ घर में जाके, और उसका इफेक्ट है। कभी आपने भी प्रयोग करके देखना कि देसी गौ माता का गौमूत्र का पोछा लगाना घर में। अगर कोई अशुद्धि या आपको कोई ऐसा नजर आए कि फर्क नजर आ रहा है तो वो गौमूत्र की बोतल घर में भर के रख लेंगे और हर दिन उसका पोछा लगाया करो 4 ढक्कन डाल के। तो ये आप जो बैठे हैं गौ माता के चरणों में, यहाँ पे जो ये आप बता रहे थे कि ये माफी मांग रहे थे, मैं सोच रहा था माफी मांगने की बजाय धन्यवाद करना चाहिए कि ये खुशबू किसको मिलनी है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, ये नहीं मिलनी थी हमें। अगर हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी इतनी कोशिश नहीं करते तो ये गौ माता के चरणों में हमें सौभाग्य नहीं मिलना था बैठने का। और आप तो सब लोग जानते हैं जब कभी हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है तो क्या ले जाते हैं शुद्धि करने के लिए, गौमूत्र और गौ गोबर। तो हम तो उस जगह में बैठ गए हैं, उस गौमूत्र के बिना शुद्धि नहीं मानी जाती है घर की। तो जब उस गौमूत्र के बिना शुद्धि नहीं मानी जाती है, उसकी खुशबू हमें मिले। आपने कोई सुना है पीछे कोरोना काल में भी कोई गौ सेवक मर गया कोरोना से, या किसी को कोरोना हुआ? गौ सेवक तो सारे बाहर ही घूमते थे। ये आपके जो उत्तम जी हैं, बुजुर्ग आदमी, रोज गौशाला आते थे, इनको तो कोरोना हुआ नहीं। उसका कारण है गौ माता की कृपा। तो ये कृपा अब हम सब पे बरसेगी। और मैं बहुत सारा समय भी लूंगा गौओं के प्रति। जो इन्होंने टोकन के बारे में बात की, तो हमारे लोग कुछ लोग टोकन भी काट दे रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। गौ पालने वाला भी हिंदू है, इसकी पूजा करने वाला भी हिंदू है, और इसकी विशेषताएं बताने वाला भी हिंदू है, और कान काटने वाला भी हिंदू ही है। ये समाज जब तक जागृत नहीं होगा, ये समाज जब तक इससे प्यार नहीं करना लगेगा, गौ माता को घर में, गौ माता को खूंटे पे नहीं बांधेगा, तो हम भी सुखी नहीं रहेंगे, इसको भी सुखी नहीं रहने देंगे। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना, एक हमारे डॉक्टर साहब ने, साहब ने एक QR कोड आपको बताया कि इसमें पैसे डालने हैं, तो कभी गलती से सारे भी डल जाएं, थोड़े थोड़े ट्रांसफर करते हुए सारे भी हो जाएं, तो भी कोई उसमें बुरी बात नहीं है। पर उसके अलावा आप जो बहनें यहाँ पे बैठी हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसमें। हम लोग तो जो भाई लोग हैं, हम भूल जाते हैं कल क्या बोला है हमें, परसों को भूल जाते हैं। आपको जो काम बताया जाए, ये जो सृष्टि चल रही है आपके सहारे चल रही है, हमारा को बहुत बड़ा योगदान नहीं है इसमें। आपने अपने घर में गोलक लगा देने एक एक, और उसमें 10 रुपए रोज गौ माता के नाम के डालने हैं। और उसकी महीने बाद जब जितने पैसे हुए, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब भी आपको समय लगा, तो चाहे उसे अकाउंट में डाल देने, चाहे यहाँ आके पर्ची कटा लेनी। तो कितने लोग हैं जो 10 रुपए डाला करेंगे रोज? ये तो 2-4 ही हुए, बाकी नहीं डालेंगे। 10 रुपए डालने के लायक भी नहीं है गौ माता को हम। नहीं, 10 रुपए जरूर डाला करो। हम लोग बात करते हैं, जब हम पंजाब की साइड जाते हैं तो कहते गुरुद्वारे में रात को भी रोटी मिलती है 2 बजे। वो लोग 10वां हिस्सा अपना, जिसको पंजाबी में बोलते हैं 10वां दसवंध, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का गुरुद्वारे में देते हैं। अगर 100 बोरी गेहूं की हुई तो 10 बोरी गुरुद्वारे में जाएगी। हम 1% भी नहीं दे रहे हैं दान, और जब दान नहीं दे रहे हैं तो हम बढ़ेंगे कहां से आगे? तो मेरा आपसे बेनती रहेगी कि ये जरूर गौशाला के नाम के 10 रुपए रोज, ज्यादा नहीं, 10 रुपए क्या होते हैं? चॉकलेट खाता बच्चा रोज 10 रुपए। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि गौ माता को भी एक चॉकलेट खिला रहे हैं रोज। वो महीने बाद 300 रुपए हुआ, उसकी पट्टी कटवा दी गौशाला के। और मैं धन्यवादी हूँ विधायक जी का कि इन्होंने कई फोन किए, प्रयास किया कि आपको ये गौ माता की सेवा यहाँ पे मिले। माननीय मंत्री जी ने बहुत कोशिश की, आपको ये करोड़ों रुपए की सौगात यहाँ पे दे दी, पूजा करने के लिए जगह मिल गई। अब मेरे को लग रहा है कि विधायक जी का
इच्छा जागृत हो गई है यहाँ कृष्ण दर्शन करने के लिए। तो बहुत जल्दी, और मैं विधायक से अनुरोध करूंगा कि ये जो कृष्ण भगवान जी का आप यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, इसके लिए हर गरीब आदमी के 10-10 रुपए बीच में डालने हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं कि मेरे से 10 लाख रुपए ले लो, 20 लाख रुपए ले लो, एक ही आदमी मंदिर बना देगा, तो उससे लोग जुड़ते नहीं है। गरीब आदमी के भी 10 रुपए, दिहाड़ीदार के भी उस मंदिर में डालने हैं और भव्य मंदिर बनाए। आज से ही संकल्प लेके जाना है कि इस गौ माता की सेवा में हम बढ़ करके हमने काम करना है और भगवान कृष्ण जी को भी यहाँ विराजमान करना है, ताकि जो आने वाली अष्टमी, अगले साल जो जन्माष्टमी अभी तो आ गई 18 तारीख को, अगले साल जो जन्माष्टमी आए तो हम इसी प्रांगण में इससे भी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर मनाएं। सभी का धन्यवाद करूंगा, माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे भी प्रेरणा दी। गौशाला माननीय मंत्री जी खुद 2 गौशालाएं चला रहे हैं और आप हैरान होंगे कि हम तो सड़क में जाते हैं तो या तो गौओं को देख के आंख बंद कर लेते हैं या सो जाते हैं। ये मोड़ पे भी अगर गौएं खड़ी है तो फोन करते हैं, अशोक जी 15 यहाँ पे खड़ी है। आगे 2 मोड़ और जाते हैं तो बैल खड़े होते हैं 10-15, तो बोलते जी 10-15 बैल यहाँ पे खड़े हैं। इनको रात को भी चिंता होती है गौओं की। ऐसे मंत्री भी शायद ही हिमाचल प्रदेश को मिले, बाकी किसी प्रदेश में नहीं होंगे। तो मैं इनका भी धन्यवादी हूँ और आप लोगों का भी धन्यवादी हूँ। आपके बीच में मेरे को ये सेवा का मौका मिला है, तो ये इन्हीं की कृपा है कि मेरे को ये सेवा में लगाया है। धन्यवाद। जय गौ माता। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे अतिथि श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री हिमाचल प्रदेश जी का, जो मंच पर आए और इस सभा को संबोधित करें। और इस क्षेत्र से बड़े ही लोकप्रिय और गौ भक्त हमारे विधायक श्री रवि धीमान जी, और सेवा आयोग के हमारे वाइस चेयरमैन श्री अशोक शर्मा जी, और बड़े ही आदरणीय जिन्होंने इस गौशाला की नींव रखी, जो आज बड़ी गौ सेंचुरी बनी है, सूबेदार उत्तम सिंह जी, हमारे सेवानिवृत्त डायरेक्टर और हमारे चीफ एडवाइजर हमारे जायका श्री नरेंद्र धीमान जी, और बड़ी ही जुझारू एसडीएम मैडम अपराजिता चंदेल जी, बीडीसी के हमारे चेयरमैन श्री कुलवंत सिंह राणा जी, हमारे पार्टी के नीमच संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री और आपके यहाँ से जिला पार्षद आदरणीय श्री ठाकुर जी, हमारे एडिशनल डायरेक्टर आदरणीय रविंदर जी, डिप्टी डायरेक्टर संजीव धीमान जी, एसएसआई डायरेक्टर श्री मिश्रा जी, हमारे एग्रीकल्चर से डिप्टी डायरेक्टर श्री कटोर जी, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर्स, जिला पार्षद और वार्ड मेंबर्स, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, मीडिया से आए हुए हमारे प्रेस बंधु, भाई और बहनों, आज ये इस क्षेत्र के लिए हमारा ऐतिहासिक दिन है।
जैसे विधायक साहब ने कहा कि क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, हम गौवंश घर में रखते, दूध पीते, और जब दूध देना छोड़ दिया हमने भी इसको छोड़ दिया। हमारे लिए एक संस्कृति की, एक गौ माता हमारी संस्कृति की प्रतीक है। जैसे रवि जी ने मुझे चित्र दिया जिसमें ये कहा 33 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने एक रिसर्च करके, जंगलों में शोध करके ये बताया था कि ये जो गौ को पशु नहीं कहा था, माता का, और इसको धन कहा था, गौ धन हम कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर गौ के प्रति एक श्रद्धा भाव जो है वो कम होता है, और हमने पाश्चात्य जीवन जीना शुरू कर दिया कि इतना तो गौ रख करके दूध महंगा पड़ता है जितना पैकेट का दूध हमको सस्ता पड़ता है। तो भाव के अंदर कमी आ गई। अब जो गौ का जो बछड़ा था, जो हमारी कृषि करता था, हमें लगा कि इसकी भी क्या जरूरत है, ट्रैक्टर आ गया, हमारे पास छोटे छोटे ट्रैक्टर भी यहाँ पर आ गए, रोटावेटर आ गए, और हमने उसका भी विकल्प जो है वो ढूंढे कि उसको भी छोड़ दो। गाय के गोबर की इतनी उर्वरक क्षमता थी कि उसको हम जमीन में जब डालते थे इतना खाद का काम करता था कि हमें किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं लगती थी। और जो हमारे ऋषियों मुनियों जब हमें कहते थे, जब आशीर्वाद देते तो कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु तक जो है वो जीवित रहे, सब आयु प्राप्त हो। अरे वो भी कमी होगी। हमने कहा कि उसकी जगह रासायनिक खाद डाल दो। गाय का हमने छोड़ ही दिया, और आज जो समाज के अंदर हमारी जीवन, हमारा जो आयु है वो छोटी हो गई। हमारे अंदर जो हमारे लिए जो भोजन हमको मिलता था, शुद्ध ऑर्गेनिक मिलता था, आज वो जहरीला, रासायनिक खाद पड़ने से वो जहरीला हो गया, पेस्टिसाइड पड़ने से वो जहरीला हो गया। और पेस्टिसाइड हम सिर्फ खेत में नहीं डाल रहे हैं, हम पेस्टिसाइड घास में भी डाल रहे हैं कि बूटी हो रही है, और उसका दुष्परिणाम जो है, दुष्प्रभाव जो है, वो गाय के दूध और भैंस के दूध में भी आ रहा है। भाई और बहनों, हमको फिर से भूल की तरफ लौटना है। आज ये एक बड़ा चिंता, बहुत कम विधायक हैं जिनमें से एक रवि दीवान जी हैं जिन्होंने इसकी चिंता की है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो बेसहारा गौवंश से मुक्त होना चाहिए। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बहुत बड़ी कृपा होती है, गौ की कृपा। और मैं ये कहूंगा कि ये गौ की कृपा आपको भी प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से होगी। मैं आप सबके सामने कह रहा हूं। मैं पहली बार जब विधायक बना था तो हम शिमला जाते थे, मैं सतपाल जी, विक्रम ठाकुर जी इकट्ठे जाते थे एक गाड़ी में, और आगे जाकर के हम अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में रुकते थे, अशोक शर्मा जी। तो कई बार ये वहां पर होते नहीं थे, हम पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, कि गौ की आरती करने के लिए गए, तो गौशाला चला। तो हम भी चले जाते थे, तो मन में इच्छा होती थी कि यार हमें भी एक गौशाला खोलनी चाहिए। मैंने आकर के अपने क्षेत्र के लोगों से बैठक की, मैंने कहा कि ये इतनी सारे गौवंश है, हमको गौशाला चलानी चाहिए। लोग भी आगे आए, और उसमें हमने विचार करते करते अगली सरकार आ गई। धूमल जी से भी हमने बात की, धूमल जी ने कहा हाँ चलाइए। उन्होंने पहले हमें 10 लाख रुपए दिए, लोगों से हमने पैसा इकट्ठा किया, हमने गौशाला शुरू की।
जब दूसरी बार हमने गौशाला शुरू की, जब मुझे फिर से सरकार में मैं तीसरी बार बना, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब मैं चौथी बार बना मुझे नहीं पता था कि मुझे विभाग भी यही आ जाएगा, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे मिल गई। मैं एक विधायक से मैं एक मंत्री बना तो ये सारी गौ कृपा है। और मैं ये भी साथ में ये कह रहा हूं कि अशोक जी का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब गौ सेवा आयोग के सदस्य बनाए तो उनमें मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि इनमें से एक इनका नाम था, तो मैंने इनको बधाई दी कि आपको गौ सेवा आयोग का सदस्य बना दिया। लेकिन कोई राजनीति से कोई वास्ता नहीं था कि ये बीजेपी के थे या कांग्रेस से थे। लेकिन जब चर्चा हुई कि समय कौन दे सकता है, तो सभी में से जो पेपरों में से जब चर्चा मुख्यमंत्री जी ने की मेरे से, तो कहा कि सबसे ज्यादा समय अगर कोई दे सकता है तो अशोक शर्मा जी दे सकते हैं। और ये गौ कृपा थी कि जो ये वाइस चेयरमैन बन गया, अदरवाइज बहुत सारे लोग इस लाइन में लगे हुए। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं आज, ये धीमान जी, ये जो आपने ये बहुत बड़ा प्रकल्प यहां शुरू किया है, और ये जो प्रकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली मीटिंग में कैबिनेट की जब विभाग ने दिए थे, मैं कहा कि हमको कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा कौन सा काम करना है। उनमें से एक था कि 80 वर्ष की आयु में जो पेंशन लगती थी कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के लोग बड़े उत्साह थे, बहुत होशियार थे कि 80 साल की उम्र में जब हम कहेंगे कि पेंशन लगाएंगे तो बात तो हो गई, लेकिन 80 वर्ष का बेचारा पहुंचेगा ही कोई कोई, और फिर जिसका पेंशन का कार्ड फार्म भी अगर हम भर देते थे तो पेंशन आते आते बेचारा चला जाता था। अगर किसी को लग जाती थी तो बच्चे भी मजाक करते थे, पापा कितनी लेनी है, 2 कि 3 लगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम किया कि 80 वर्ष से 70 वर्ष की, और मैंने उससे 2 लाख बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को जो 70 वर्ष से ऊपर थे, उसको सीधा लाभ हुआ। 1200 रुपए मिलता था, 1500 रुपए किया, अब उसको 1700 रुपए कर दिया। फिर अगले वर्ष महिलाओं के लिए 65 वर्ष कर दी कि 65 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं सबको हम पेंशन देंगे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने और बड़ा उदार दिल देखते करते हुए कहा कि 60 वर्ष से ऊपर हमारी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, हम मजदूर जो है वो मजदूरी नहीं कर सकता, किसान जो है वो खेती में उतने जोर से काम नहीं कर सकता, उसको वो चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी आय हो कि उसको बच्चों के आगे हाथ न फैलाने पड़े। ने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर सबको पेंशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा बड़ा फैसला हमने लिया, दूसरा फैसला था ये गौ वंश हमारी आस्था का विषय, हमको गौ सेवा योग बनाना है, और गौ सेवा योग भी बनाया। हमने धन भी जुटाया, और धन जुटा करके हमने 500 रुपए प्रति गाय जो गौशालाएं चलाते थे और जो गौशालाएं चलाएंगे उसको देना शुरू किया। अब इसको बढ़ा करके हमने 700 रुपए किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 700 रुपए से कुछ नहीं बनता कि 700 रुपए से सोचेंगे आप कि 700 रुपए सरकारी हो गया कि अब तो गौशाला में चल गई गाय तो सरकारी होगी। ऐसा नहीं है, ये आपके सहयोग के बिना नहीं चल सकता। इस करके डॉक्टर संदीप मिश्रा जी ने अपना एक कोड जारी कर दिया कि आपको गोलक रखने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको पर्ची कटाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को जो है वो डाउनलोड कर लें, और रोज तो नहीं महीने में एक बार 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन फिर भी कितनी क्षमता है, कोई 10 से नहीं कोई 20 रुपए कर सकता है, कोई 30 रुपए कर सकता है। बेटे का जन्मदिन है, बेटी की शादी हुई है, बेटे की शादी हुई है, घर में बेटा हुआ है, ऐसे बहुत सारे हमारे मौके होते हैं जब हम गौदान करना चाहते हैं। आज उसमें गौदान जो है
वो हम इस कोड के माध्यम से करें, ताकि ये गौशाला के अंदर जो है जब अच्छा भोजन जो है वो गौ को भी मिलेगा तो निश्चित रूप से गौ जो है वो आपको शीश देगी, गौ माता की कृपा भी होगी और गौ सेंचुरी भी चलेगी। क्योंकि ये समस्या समाज की है, सरकार तो सहयोग करेगी, हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हल जो है वो समाज के अंदर जो है वो हमको करना है। आज ऐसी 12 गौ सेंचुरीज हमने प्रदेश के अंदर हमने बनाई और जिसमें जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें जो गणना हुई थी तो उसमें जो है वो 36,000 कुछ गायें जो थी गौ माता सड़क पर थी। आज हमने 20,000 से ज्यादा गौवंश को जो है वो गौशालाओं के अंदर जो है वो आश्रय दिया। ऐसी बड़ी 5 और बनकर के तैयार हो रही। आपके पास लौंगनी में बन रही है, आपके यहाँ नरू में बन रही है, कुडन में बन करके 15 दिन के अंदर वो भी तैयार हो जाएगी। और ऐसी ही बड़ी गौ सेंचुरी जो है वो अपनी खबर में बन करके तैयार हुई है। और मैं ये सारे जो हमीरपुर के अंदर, लंबलू के अंदर, कांगड़ा के मंजीर, चंपा के अंदर वो भी बन करके तैयार हो गई है। अब एक एक करके हम उसका जो है वो शुभारंभ कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब इनका शुभारंभ होगा तो हम 5,000 और गौवंश जो है वो गौशालों तक जो है वो लेकर के जाएंगे, 25,000 हो जाएगा। और उसके बाद मात्र 7-8 हजार ही सड़क पर रहेगा। इस बार मुख्यमंत्री जी ने और 5 नई गौशालाएं, बड़ी गौ सेंचुरीज जो बन रही है, 3 कांगड़ा, 3 जो है वो मंडी में बन रही है, 1 जो है वो कुल्लू में बन रही है और 1 कांगड़ा के अंदर एक और गौ सेंचुरी बनेगी। और हम समझते हैं कि वर्ष के अंत तक हम अधिकांश गौवंश को जो है वो सड़क से गौशालाओं तक जो है उसको आश्रय दें। ये हमने एक टारगेट लेकर के चले, एक दिन का काम नहीं है। 20 में मुझे विधानसभा में 20 वर्ष का समय हो गया, मैंने 4थी वर्ष उड़ियार के लोगों ने मुझे जिता करके भेजा। और जब प्राइवेट मेंबर डे वहां पर होता है, हर प्राइवेट मेंबर डे में जब विधानसभा सत्र लगता है तो एक विषय जरूर ये आता था चर्चा के लिए कि आवारा पशुओं से और जंगली जानवरों से किसान त्रस्त हैं, उसका समाधान के लिए कोई योजना बनाई जाए। लेकिन 20 साल से कोई हल नहीं मिला। अगर किसी ने हल दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही इसका हल दिया है। और इसके लिए समय लगता है, हमें जमीन ढूंढनी पड़ी। केवल जमीनें जो थी वो फॉरेस्ट की थी, केवल वो फॉरेस्ट की एंट्री होने के कारण हम वहां पर गौ सेंचुरी नहीं बना पाए। लेकिन हमने जमीनें भी ढूंढी, जमीनों के लिए जो है वो फिर एजेंसी धन का भी व्यवस्था की और एजेंसी कभी PWD, कभी हिमूडा, कभी अलग अलग एजेंसी से बनाया, समय लगता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसकी हमने शुरुआत की है हम उसको पूर्णता की तरफ लेकर के जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश जहां पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हिमाचल प्रदेश को हमने पूर्णतः ODF किया है, बाह्य शौच मुक्त किया है। हमने हिमाचल प्रदेश को जो है आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य जो है वो ऐसा बना है जहां पर उज्ज्वला जो माननीय मोदी जी ने शुरू की और हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। आज हमने 3,25,000 कनेक्शन हर घर में कनेक्शन दिया है और अभी तक भी हमने उसी योजना को जारी रखा है। और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहां हर घर के अंदर जो है वो गैस का कनेक्शन है। माताओं को चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लकड़ियां इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके धुएं से उसको बीमारी नहीं लगती है। ये पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहां पर गांव गरीब समाज के हर वर्ग की चिंता है। इस पर मुझे मेरे पास ग्रामीण विभाग पंचायती राज में है और हमने इससे विभाग के अंदर बहुत सारे काम किए जो अपने आप में उदाहरण, आज तक ऐसे काम कभी हुए नहीं है।
हमने नई नई योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना हमने शुरू की। गांव के अंदर मोक्ष धाम बनाने की योजना हमने शुरू की। गांव के अंदर एम्बुलेंस रोड बनाने के लिए हमने योजना शुरू की कि एक पंचायत का प्रधान कम से कम 1 साल के अंदर 5 बड़े काम करे। अगर वो 5 बड़े काम करता है तो उसके लिए जो है वो 5 साल के अंदर 25 काम हो जाए। यानी 25 काम अगर एक पंचायत करती है तो विकास दिखता है। गांव के अंदर कोई मूलभूत समस्या नहीं रही। और आज मेरी पंचायतें जो है वो इस तरफ काम कर रही है और हमने इस मॉडल को बदला है। हमने कन्वर्जेंस मॉडल जो है वो लागू किया है। आज गांव के अंदर पचवड़ियों का निर्माण हो रहा है। ये काम खराब पंचायतें जो है वो कर रही है। और मुझे इससे बात की प्रसन्नता है कि जहां हमारी जो हमारा एक विभाग ग्रामीण विकास विभाग जो 1 साल के अंदर 250 से 300 करोड़ मनरेगा में खर्च करता था, आज 2021-22 में हमने 1150 करोड़ रुपया जो है वो खाली मनरेगा के अंदर ही खर्च किया है। अगर हम वित्तीय 15 वित्तीयों का पैसा देते, 14 वित्तीय 15 वित्तीयों का पैसा देते, इसके साथ साथ पुरानी का पैसा, विधायक निधि, शासन निधि का पैसा भी अगर देखें तो हमने 2000 करोड़ से ज्यादा धन जो है वो आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गांव के अंदर आधारभूत ढांचा देने के लिए और रोजगार देने के लिए गांव के अंदर जो हमने खर्च किया। ये हमारी उपलब्धियां रही है। आज जब चुनाव आ रहा है तो तरह तरह की बातें जो है वो हमारे विपक्षी लोग करते हैं। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि शांता कबार जी में कल ही अनुसूचित जाति मोर्चा की हमारी एक बैठक थी, तो मैं उनमें पूछ रहा था कि जब 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 1977 में पहली बार शांता कुमार जी ने ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी, 50 रुपए शुरू की। लेकिन वीरभद्र जी उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और जब वीरभद्र जी के बाद धूमल जी मुख्यमंत्री आए तो धूमल जी ने 50 रुपए से 150 रुपए सीधा 100 रुपए बढ़ाने का काम धूमल जी ने किया। शांता कुमार जी ने अंत्योदय योजनाएं उस समय शुरू की, काम के बदले अनाज योजना शुरू की, विकास में जन सहयोग योजना उस समय शुरू की। और जब धूमल जी, शांता जी फिर से दूसरी बार 1990 में मुख्यमंत्री बने तो आपको याद होगा कि 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं की किसी ने योजना शुरू की तो वो शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की। अंत्योदय अन्न योजना शुरू की थी। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश के अंदर इस योजना को लागू किया। 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, 10 पैसे किलो नमक पूरे देश के अंदर शुरू। और फिर एक और योजना अटल जी ने कहा कि जो लोग 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाए। 8 किलो का अनाज प्रति व्यक्ति जो था, उसमें जो ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग था, कोई सहायता उसकी नहीं थी, ऐसे लोगों को जो था अन्नपूर्णा योजना के तहत उसमें राशन जो था वो दिया जाता। और जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आपने देखा कि 2 करोड़ लोगों को पहली बार पक्के मकान बना करके दिए। 17 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला में गैस के कनेक्शन दिए। इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जो है वो टॉयलेट्स बना करके दिए। इस देश के अंदर ऐसे 20,000 गांव थे जहां पीने का, जहां पर बिजली नहीं थी, उन गांव को जो है वो योजना के तहत 2018 तक पूरे देश के अंदर जो है वो बिजली पहुंचाई। और जब आपने दूसरी बार उनको बनाया आयुष्मान योजना के तहत, आज विश्व की सबसे बड़ी योजना 10 करोड़ परिवारों के लिए जो है वो स्वास्थ्य योजना आयुष्मान जो है वो शुरू की। और हिमाचल प्रदेश ने भी हिम केयर योजना इसको एक्सटेंड किया। आज उसके माध्यम से 5,24,000 परिवारों को जो है वो हिम केयर के माध्यम से वही सुविधा जो है वो दी जाए। भाई और बहनों, ये तभी संभव हुआ जब केंद्र में मोदी जी की सरकार।
आज हिमाचल प्रदेश अपने 125 यूनिट तक बिजली जो है वो अपने उपभोक्ता को फ्री दे रहा है। महिलाओं को 50% बस में सब्सिडी जो है अगर कोई दे रहा है तो हिमाचल